वेलकम टू डीएनएस क्लासेस। डीएनएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है वो मैं आज आप लोग के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं आज का सेशन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बस आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इज सिचुएटेड इन, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, आपका दूसरा ऑप्शन होगा हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई। ये कहाँ पे स्थित है आप लोग जानते होंगे। ये इसरो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ये बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं, तो देख लीजिए। देख लीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इंडियन स्पेस एजेंसी फाउंडेड इन, ये भी याद रखना है किस वर्ष में बना था। 1969 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये इसरो का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था? 1969 में। ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। एंड टू डेवलप इंडिपेंडेंट इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, इट्स हेडक्वार्टर आर इन बेंगलुरु। ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। ये ईयर भी याद रखिएगा, बार बार कभी ना कभी ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, 1969 को इसरो का फॉर्मेशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इस टाइप का ये सिंबल है इसरो का। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च इस हेडक्वार्टर, ये अंतरिक्ष विज्ञान बेंगलोर में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र वाज नोन एज द लोकहितवादी। लोकहितवादी किसे कहते हैं? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के रूप में जाना जाता है? पहला है पंडित पंडित रामाबाई, दूसरा है कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है एमजी रानाडे, चौथा है गोपाल हरि देशमुख। जो गोपाल हरि देशमुख है उसको, इसका क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ये गोपाल हरि देशमुख। इसे क्या बोला जाता है? महाराष्ट्र का लोकहितवादी। ठीक है, महाराष्ट्र का लोकहितवादी इसे कहा जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। गोपाल हरि देशमुख वाज द इंडियन एक्टिविस्ट था, थिंकर, सोशल रिफॉर्मर्स एंड राइटर ऑफ फ्रॉम महाराष्ट्र। ही वाज ओरिजिनल सरनेम वाज सिंधे। ठीक है, इसको क्या बुलाते हैं? सिंधे, बिकॉज ऑफ वतन that the family had received, the family was later called as देशमुख। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स। ये कार्यकर्ता था, विचारक, सुधारक था, जो महाराष्ट्र में एक लेखक थे। ठीक है, मूल उपनाम सिधाए था। वतन जो परिवार के नाम मिला था, कारण उसके परिवार के बाद में उसे देशमुख कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? आप लोग को पता ही होगा ये कौन सा सबसे बड़ी सीमा साझा करता है इंडिया के साथ। ये बांग्लादेश, भूटान, चाइना, पाकिस्तान। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो सबसे ज़्यादा जो इंडिया के साथ वो बॉर्डर शेयर करता है। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए कि इंडिया शेयर्स द बॉर्डर्स विथ मैनी सोवियन कंट्रीज। किस किस के साथ करता है? देखिए अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान एंड श्रीलंका। बांग्लादेश के साथ ये करता है 4096 किलोमीटर बाउंड्री विथ इंडिया। ये इंडिया के साथ शेयर करता है। तो ये भी आपको याद रखना है कौन कौन सा जो देश है जो इंडिया का नेबोर है, कौन कौन है। ये अफगानिस्तान हो गया, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार और भूटान, श्रीलंका। ये याद रखना आपको, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो बांग्लादेश है सबसे ज़्यादा क्या करता है? बाउंड्री इंडिया के साथ साझा करता है। इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं। ये देखिए कितना करता है ये जो है, देखिए ये देखिए 4097 ये करता है। टोटल सबको मिला के जो सेकंड सेकंड चाइना करता है, तीसरा पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी करता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अफगानिस्तान भी करता है, जो बहुत कम करता है, 106 किलोमीटर करता है बस। टोटल कितना कितना ये एरिया जो देश इंडिया के नेबर कंट्री उसके साथ कितना एक किलोमीटर का है? 15,106.7 किलोमीटर हम लोग एक दूसरे के साथ साझा करते हैं बाउंड्री।
ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा, सबसे कम किससे, अफगानिस्तान से। समझ गए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंडियन नेपोलियन। निम्नलिखित में से किस भारतीय को नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। किसको नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। पहला है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा अशोक, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें है जो समुद्रगुप्त को क्या किससे जाना जाता है, ये नॉन एज इंडियन नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। ये देखिए, गुप्तवंश और समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। इतिहासकार एवी स्मिथ ने उन्हें अपने दरबारी और कवि के हरिसेन द्वारा लिखित प्रयास प्रयाग प्रशांति से ज्ञात अपनी महान सैन्य विजय के कारण इसे नाम से बुलाया, जो उसने लड़ाइयों के नाम पे नायक भी बताते हैं, उसके नायक भी उसको बताते थे। ठीक है, ये क्यों गया, समुद्रगुप्त। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी का था, उसे हम लोग इंडियन नेपोलियन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिश्ड बाय एनी बेसेंट। ये जो एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किसे प्रकाशित किया था। ये जो बुक जो प्रकाशित हुआ था, ये किसे किया था। देखो, अल हिलाल, कॉमनवेल्थ, मिराल उल अकबर और नेटिव ओपिनियन। तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ये जो था इसका, ये कॉमनवेल्थ, ये किसका है, ये एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया बुक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया बुक जो पब्लिश हुआ था। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। देख लीजिए कि इन डॉक्टर एनी बेसेंट फाउंड टू न्यूज़पेपर्स बिहार द कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया ऑफ द इंडियन फ्रीडम। कौन था, दो था, एक था आपका कॉमनवेल्थ और दूसरा था न्यू इंडिया, इंडियन फ्रीडम पे लिखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए, ये याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। संयुक्त राष्ट्र संगठन कब अस्तित्व में आया था। संयुक्त राष्ट्र संगठन कब उसका फॉर्मेशन हुआ था, वो हमें बताना है। ठीक है, यह अक्टूबर 24 1945, दिसंबर 24 1945, अगस्त 30 1945, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ये 24 अक्टूबर 1955 1945 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। देख लीजिए, ये देखिए, यूएन ऑफिशियली नेम एट एग्जिस्टेंस 12 अक्टूबर 1945 अपॉन रेक्टिफिकेशन ऑफ द करेक्टर बाय द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। परमानेंट मेंबर है कौन कौन है, फ्रांस है, रिपब्लिक ऑफ चाइना है, द सोवियत यूनियन, द यूके एंड यूएस आर द मेजोरिटी ऑफ द 46 सिग्नेटोरियंस। ठीक है, इसमें था कितना, 46 जो था बहुमत हस्ताक्षर करने का अस्तित्व में आया था। ये कब आया था, 24 अक्टूबर 1945। इसे आप लोग याद रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये न्यूयॉर्क सिटी में है, और इसका कितना 193 मेंबर है। और आपका ये क्या हो गया, इसका सिक्योरिटी काउंसिल का डेंग यांग डियान क्यू करके इसका वो है। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग आराम से देखिए और इसे समझिए किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। वे वेयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट ट्राई टू वीपन ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया। महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का हथियार कहाँ आजमाया था। ठीक है, ये बरेली, चंपारण, बारडोरी और डांडी। ये जो था कहाँ पे, ये चंपारण, बिहार में एक जगह है चंपारण, वहाँ पे इसने ये सत्याग्रह किया था। बिहार में एक चंपारण नाम का जगह है, वहाँ ये किया था। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। देख लीजिए कि ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1915, ये रिटर्न आया था 1915, 21 आफ्टर 21 साल के बाद। ये कहाँ रहते थे, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, उसने सत्याग्रह शोक सत्याग्रह हथियार के साथ दक्षिण अफ्रीका से 21 साल की यात्रा के बाद लौटे। गांधी ने 1917 में चंपारण में भारत की धरती पर अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। 1917 में ये क्या किया था, कब किया था, 1917 में चंपारण में, बिहार के चंपारण जिले में ये सत्याग्रह किया था। ठीक है भाई, इसका पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडिया
फेमस पीकॉक थ्रोन एंड द डायमंड कोहिनूर वेयर टेकन अवे बाय। भारत में प्रसिद्ध मशहूर सिंहासन और हीरे कोहिनूर को किसके द्वारा ले जाया गया था। देखिए किसके द्वारा, जो कोहिनूर हीरा है और ये मयूर सिंहासन है, किसके द्वारा ले गया गया था ये बताना है। पहला अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद गौरी, नादिर शाह और रॉबर्ट क्लाइव। तो किसके द्वारा दिया गया था ये, मोहम्मद मोहम्मद नादिर शाह, सॉरी नादिर शाह के द्वारा ये लिया गया था। ठीक है, नादिर शाह, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये नादिर शाह, नादिर शाह के द्वारा लिए ले जाया गया था। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, द पीकॉक थ्रोन वाज फेमस jeweled throne that was the seat of the Mughal emperors of India. Indian famous peacock throne and the diamond कोहिनूर were taken away by the नादिर शाह। ये किसके द्वारा, नादिर शाह के द्वारा ले गया था। ठीक है, जो मयूर सिंहासन और हीरे का कोहिनूर हीरा, ये इसके द्वारा ले गया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट द भागवत गीता इनटू इंग्लिश। जो भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था। देखो, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, जेम्स प्रिंसेप और सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये चार्ल्स विलिंकिंस जो था, ये था इसको इंग्लिश में अनुवाद करने वाला। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो था 1785 में भगवत गीता का पहली बार चार्ल्स विलिंकिंस ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के साथ भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल के परिचय के साथ भगवत गीता एक संवाद और अंश के नाम से प्रकाशित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए, ये कौन सा, चार्ल्स विलिंकिंस। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक यहाँ से भी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश गवर्नर, पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वायसराय, वो उसी के सामने किया गया था। ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट व्हेन इट इज नियरेस्ट टू द सन इज कॉल्ड। किसी ग्रह की स्थिति जब वह सूर्य के सबसे नज़दीक होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। देखो, इसमें कहा था पेरीहिलियन, उपसौर, एप्रीहिलियन, अपसौर, एपेजी और पेरेजी। इसका करेक्ट होना पेरीहिलियन। इसका करेक्ट आंसर क्या है, पेरीहिलियन। जब ये सूर्य के पास रहता है तो उसको बोलते हैं पेरीहिलियन, और दूर रहता है तो उसको एप्रीहिलियन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे, द प्लेस वेयर द प्लानट डज क्लोज टू द सन, उसको पेरीहिलियन बोलते हैं। वेयर द प्लानट इज फॉरदर्स्ट अवे फ्रॉम द सन, इसको एप्रीहिलियन बोलते हैं। जो इसका शेप क्या होता है, जो चंद्रमा का शेप है, ये सूर्य का शेप है, इस टाइप का होता है, इलिप्टिकल पाथ पे होता है, एक चौड़ा होता है। देखिए, जब ये सोन मान लीजिए यहाँ पे है, ये इधर क्या, पेरीहिलियन जो सबसे नज़दीक हो गया, एप्रीहिलियन जो सबसे दूर हो गया। ये दूर है डिस्टेंस, ये नज़दीक है, तो ये याद रखिएगा, पेरीहिलियन जो सबसे नज़दीक होता है तो उसे पेरीहिलियन कहते हैं, जब ये सबसे दूर रहता है तो उसको एप्रीहिलियन बोलते हैं। समझ गए फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अल्जाइमर डिजीज इज ह्यूमन बींग्स इज रिलेटेड टू। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है। अल्जाइमर रोग जो होता है किससे संबंधित, देखिए, किडनी, गुर्दे कोशिकाएं, नर्व सेल और ब्रेन मस्तिष्क एवं कोशिकाएं, लिवर, ये किससे संबंधित है, ये किडनी से, किडनी सेल से ये संबंधित है। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हो। ये रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, वही मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए लाता हूँ। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप लोग बस इसका प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बैंक रेट इज द रेट एट विच। बैंक रेट क्या होता है, ठीक है, बैंक दर वह दर जिसपे, देखिए, ए बैंक लीड्स टू द पब्लिक, एक बैंक जनता की ओर जाता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेट्स टू द पब्लिक, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक को देता है पैसा, वो होता है। या द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया लेट्स टू द अदर कंट्री, जो गवर्नमेंट इंडिया किसी अदर कंट्री को देता है वो होता है। या द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स द क्रेडिट टू द कॉमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कॉमर्शियल बैंक को देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये डी जो है, जो रिजर्व बैंक जो किसी भी अदर जो बैंक है उसको जो क्रेडिट जो कमर्शियल बैंक को देता है उसे ही हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है फ्रेंड्स, जो रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई, जो कोई भी बैंक है जैसे पीएनबी हो गया और भी कोई जितना बैंक है उसको जो ये देता है पैसा, तो जिस रेट पे उसको कहता है बैंक रेट बोलते हैं। समझ गए फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए,
देखिए, बैंक रेट रिफॉर्म्स द ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट विच आरबीआई विल प्रोवाइड लोन्स टू द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, विच इंक्लूड्स कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक, सीटीसी। समझ गए। एक इसको आरबीआई बैंक प्रणाली को ऋण प्रदान करती है जिसमें वाणिज्य, सहकारी बैंक, विकास बैंक आदि शामिल होते हैं। समझ गए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज कम्स अंडर, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंदर आता है। ये आपका पहला ऑप्शन फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, दूसरा है लीगल राइट्स कानूनी अधिकार, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स संवैधानिक अधिकार और नेशनल नेचुरल राइट्स प्राकृतिक अधिकार। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ये राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज किसके अंदर आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर, संवैधानिक अधिकार के अंदर। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए, देख लीजिए, देर इज ए राइट इन इंडिया विच स्टेट दैट पर्सन कैन मूव द सुप्रीम कोर्ट इफ सी वाज गेट देयर फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड। जब वो जो कहीं जा सकता है फंडामेंटल राइट्स उसका प्रोटेक्टेड नहीं हो तो जा सकता है, यदि उसका मौलिक अधिकार सुरक्षित रखना चाहता है तो। ठीक है फ्रेंड्स। यदि अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के रूप में अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 226 के तहत आता है, इसे संवैधानिक उपचार के अधिकार के रूप में जाना जाता है। क्या था संवैधानिक उपचार, यानी कि राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के रूप से जाना जाता है। समझ गए फ्रेंड्स। ये लोग आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आप लोग करंट अफेयर रोज देखते होंगे, उससे कुछ आप लोग को सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे देखिए, विथ विच बैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन द 1.5 बिलियन लोन दैट विल सपोर्ट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू द नोवेल कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 पेंडेमिक। किस बैंक के साथ भारत सरकार ने 1.5 बिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं जो नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के विरुद्ध सरकार की प्रतिक्रिया को समर्थन करेगा। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ये किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लिए। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट ADB 1.5 बिलियन का लोन का सपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ रिस्पॉन्स टू द जो कोरोना वायरस, जो नोवेल कोरोना वायरस के चलते, ये पेंडेमिक के चलते ये लिया गया है। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टेब्लिश। देखिए, ये भी क्वेश्चन आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक को कब एस्टेब्लिश किया था, 1966 में। इसका 68 मेंबर है, 49 फ्रॉम द एशियन रीजन, जो 49 जो का एशियन रीजन से आते हैं। समझ गए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड इट्स रिपोर्ट टाइटल्ड ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। किस संगठन ने ट्रेडर्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 शीर्षक की अपनी रिपोर्ट जारी की है। ये कौन रिपोर्ट जारी की है, UNCTAD या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड बैंक। ये जो कौन सा रिपोर्ट करता है, ये सिपरी। ये सिपरी जो है स्टॉकहोम, इसका आंसर क्या हो जाएगा C, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल। ये इसका फुल फॉर्म भी आता है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ये सिपरी का फुल फॉर्म है SIPRI। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी हैज़ रिलीज दिस रिपोर्ट ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019, जिसे टॉप 5 लार्जेस्ट एक्सपेंडर्स इन 2019 वेयर इन यूएस सबसे ज़्यादा करता है, उसके बाद चाइना, उसके बाद इंडिया, तीसरे नंबर पे इंडिया है। ठीक है, ये खर्चा करने में कितना, तीसरे नंबर पे इंडिया है, उसके बाद रसिया, उसके बाद सऊदी अरबिया। समझ गए फ्रेंड्स। ये भी याद रखिएगा, इंडिया कितना स्थान है, थर्ड पे है। अब फर्स्ट पे कौन सा है, US। ठीक है, उसके बाद चाइना, उसके बाद इंडिया। समझ गए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कर है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द जीवन शक्ति योजना टू प्रोवाइड होम बेस्ड एम्प्लॉय टू वोमेन। जो किस राज्य सरकार ने महिलाओं को घर आधारित रोजगार प्रदान करने के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है। ये पंजाब, कर्नाटका, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये मध्य प्रदेश सरकार ने ये योजना स्टार्ट की है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखा जाए
तो देख लीजिए, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च द जीवन शक्ति योजना अंडर दिस स्कीम। ओमेन इन अर्बन एरियाज कैन अर्न बाय मेकिंग मास्क एट द होम। ये क्या करता, जो अर्बन 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 में रहने वाले, जो भी एरियाज में रहने वाले जो महिलाएं हैं उसके लिए ये किया गया है। इसके लिए जो गवर्नमेंट पे उसको कितना 11 रुपया 11 रुपया पर मास के दाम से दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, इस टाइप का इनिशिएटिव स्टार्ट करना ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ये क्वेश्चन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। द नॉन बैंकिंग कंपनी विच हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इशू को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड्स। ठीक है, गैर बैंकिंग कंपनी जिसे हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक से सह ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड जारी करने की मंजूरी मिली है, वो कौन सा है? ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड, ये है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ये ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड। क्वेश्चन ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ गिव द अप्रूवल टू ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड टू इशू द को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड्स विथ दिस ट्रांसकॉर्प हैज़ कम one of the first non-bank companies to obtain this authorization of from RBI। ये पहला ये क्या है? नॉन बैंक कंपनीज है जिसके ये मिला है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल लिमिटेड को। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर, ये 6 महीना या साल तक का करंट अफेयर आता है, आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज रिसेंटली एबोलिश द डेथ पेनल्टी फॉर क्राइम्स कमिटेड बाय माइनर्स। किस देश ने हाल में ही नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड समाप्त कर दिया है? ये है इजराइल, यूएसए, ईरान और सऊदी अरबिया। इसका आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है ये जो डेथ पेनल्टी है इसे हटा दिया, एबोलिश कर दिया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए, सऊदी अरब ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मौत की सजा को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया है। नाबालिग होने के समय किए गए अपराधों की दोषी लोगों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है। जो मृत्युदंड का था पहले वहाँ पे सिस्टम, उसे समाप्त कर दिया गया है। ये सऊदी अरब के द्वारा ये चेंज किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु रिसेंटली टुक ओथ एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। हाल में ही किसने भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? इसका पहला ऑप्शन है राजीव कुमार, दूसरा ऑप्शन राजेश रंजन, तीसरा सुरजीत सिंह देसवाल, चौथा है संजय कोठारी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ये संजय कोठारी। ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। संजय कोठारी को सीबीसी ऑफ इंडिया वो बनाया गया है, वो भी शपथ लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, संजय कोठारी द सेक्रेटरी ऑफ द प्रेसिडेंट एज अपॉइंटेड एज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज द एपेक्स इंडियन गवर्नमेंट बॉडी क्रिएटेड इन 1964। ये कि कब ये रहता, इसका फॉर्मेशन होता है 1964 में बनाया गया था। एड्रेसिंग द गवर्नमेंट करप्शन, ये किससे गवर्नमेंट का जो कोई गवर्नमेंटल का कोई करप्शन होता है उसको ये बताता है। इन 2003 द पार्लियामेंट इंटर्ड ए लॉ कन्फरिंग स्टेटस ऑन द सीबीसी। ठीक है, 2003 में संसद ने कानून बनाकर सीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। क्या करता है? संवैधानिक 2003 में उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था सीबीसी को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एज पर द इंडियन रेटिंग के अनुसार कितना किया गया है? 3.6, ये 4.5, 3.6, 3.1, 4.0। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये करेक्ट ऑप्शन है इसका 3.6। ये कितना किया गया है? 3.6 इसके जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट किया गया 2020-21 के लिए। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखा जाए तो देख लीजिए, डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ये रिसेंटली अनाउंस दैट द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी फोरकास्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021 इज एस्टिमेटेड एट 3.6%। कितना एस्टिमेट किया गया? 6%, 3.6 है। ये रेटिंग किसका? ग्रोथ
ये वर्ल्ड वाइड जो लॉकडाउन हुआ है और ये कोविड-19 पेंडेमिक आउटब्रेक जो आया है उसी के चलते ये किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन था। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और ये बेल आइकन आप लोग प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको सभी जो भी वीडियो हमारे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाए उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।